नमस्कार। देश की राजनीति और देश की सामाजिक जो धुरी है, वो इस समय इन दिनों राम मंदिर को लेकर चल रही है। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मसला हुआ, उसको लेकर राजनीतिक भूकंप भी आया हुआ है, सामाजिक भूकंप भी आया हुआ है, जो राम भक्त हैं, वो भी आहत हैं। देश दुनिया भर में लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल देश में चर्चा हो रही है और उसके जो राजनीतिक, सामाजिक क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या हलचल होगी, इसका भी आकलन लगातार अलग-अलग लोग कर रहे हैं। संघ परिवार में भी इसकी चर्चा हो रही है, विश्व हिंदू परिषद में भी हो रही है और उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी भी इस पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक तरह से चुप्पी रखी है, इस पर कुछ बोला नहीं है। बहुत सारी बातें हुई, अरविंद केजरीवाल साहब भी कूद गए। यानी कुल मिलाकर सारी चर्चा पिछले हफ्ते से अभी मुख्यमंत्री जी ने जो एसआईटी थी उसका भी 15 दिन का समय बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या बचाया जा रहा है, 6 तारीख को उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा, नहीं होगा, इन सब पर चर्चा चल रही है। तो इतने गंभीर, महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक विषय पर चर्चा करने के लिए आशुतोष जी कहीं भी रहे, उनसे बात करनी ही पड़ती है। आशुतोष जी इस समय दिल्ली से दूर है, हमसे तो वैसे भी वो करीब रहना नहीं चाहते, तो तो कुछ बैठे हुए केरल में बैठे हुए, लेकिन हमने कहा नहीं, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपके बिना, आपके ज्ञान के बिना काम चलेगा नहीं। सत्य हिंदी पर तो ज्ञान देते रहते हैं, फाउंडर एडिटर हैं, राजनीति की बारीकी से समझती हैं। सर प्रणाम आपको। नमस्कार सर। इतनी दूर भी हम आपको छोड़ते नहीं, हमारी आदत है खून पीने की, तो हम आप अपनी लीच की भूमिका निभाते रहिए। तो सर जो गॉड्स लैंड है, वहां से आप कैसे देख रही है पूरे मसले को, राम जन्मभूमि के मसले को, और क्या वहां तक भी इसकी जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, पॉलिटिकल वेव्स हैं, सोशल वेव्स हैं, वहां पर चल रही है? नहीं, देखिए, यहाँ मेरी किसी से किसी तरीके की कोई बातचीत हुई नहीं, इसलिए किसी तरीके का कोई निष्कर्ष निकालना थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन जो यहाँ एक अखबार में देख रहा हूँ रोज, हिंदू, उसमें जैसे नॉर्थ इंडिया में जिस तरीके से फ्रंट पेज पे कवरेज हो रही है, अब मैं तो भी यहाँ जो मैं देखता हूँ इंडियन एक्सप्रेस की जो ई वेबसाइट है उसी पे देखता हूँ मैं, तो कम से कम वहां पे तो मुझे थोड़ी बहुत कवरेज दिखाई पड़ रही है। लेकिन यहाँ के अखबारों में बहुत कम मुझे दिखाई पड़ा, हो सकता है दूसरे अखबारों में हो, लेकिन यहाँ हिंदू में तो मैंने बहुत कम देखा इन द सेंस कि फ्रंट पेज पे खबर नहीं, अंदर खबरें रहती हैं उसको, इस बात को लेके, तो इसलिए थोड़ा सा कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात जो मैं समझ रहा हूँ, जो इतनी दूर से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो संघ परिवार ने जो एक आभा मंडल अपने इर्द गिर्द बना रखा था फॉर वट एवर रीजंस, अपने समर्थकों के बीच में और अपने चाहने वालों के बीच में, उसमें एक गहरी दरार निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रही है। और वो जो दरार है ये स्थायी दरार होगी। अगर संघ परिवार ये सोच रहा है कि इसपे उनको कुछ समय के बाद उनको इसमें सहूलियत मिल जाएगी, तो मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। अब दिक्कत क्या हो गई है कि आज की तारीख में संघ परिवार हो या भारतीय जनता पार्टी हो या उनकी सरकारें हैं या उनके नेता हो, वो हर चीज को चुनावी संदर्भ में देखते हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं तो इसलिए हम कुछ भी करें उसका कोई अर्थ नहीं है। ये मसला जो है ये चुनाव से आगे का मसला है। ये वो मसला है जो आरएसएस को मेरा अपना मानना है कि गांधी जी की हत्या के बाद जो उन पे जो दाग लगे थे वो कभी साबित नहीं हुए, और इसलिए उस पर यह कहना कि दरअसल उनमें इनका हाथ है वो मेरे लिए गलत भी होगा और ऐतिहासिक तौर पर भी सही नहीं होगा। लेकिन ये उतना ही बड़ा दाग है क्योंकि लोगों को आपने पिछले 1980 के दशक के बाद से तकरीबन 50 साल आप मान के चलिए या 45 साल मान के चलिए, राम के नाम पर आपने लोगों को इमोशनली अपने तरफ लाने की आपने कोशिश की, राम के नाम पे, भगवान राम के नाम पे। और भगवान राम जो है, शायद ही कोई ऐसा हिंदू परिवार होगा जिसके यहाँ रामचरितमानस ना हो। देखिए, हमारे यहाँ जो हिंदू परंपरा में ये कहा जाता है कि महाभारत कोई अपने घर लेकर नहीं आता, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर महाभारत घर के लेके आएंगे तो घर में महाभारत हो जाएगी। ये मान्यता है। गीता मिल जाएगी लेकिन महाभारत नहीं मिलती, क्योंकि लोगों का एक जिसे कहते हैं कंफ्यूजन नहीं कहूंगा, लोगों के मन में एक मान्यता हो जाती है। लेकिन सोच जैसा है, मान्यता जैसा है। बिल्कुल। और मैं तो ये इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि मेरा जो रामचरितमानस से जो जुड़ाव है वो दो स्तरों पे है। एक तो हम लोग अयोध्या के पास के रहने वाले लोग हैं, तो जो अवध है, कौशल, उससे हमारा एक जुड़ाव है। उस भाषा में हम वहाँ के लोगों से बात करते थे और बचपन हमारा वहां गुजरा है। दूसरा, मैंने बचपन में बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार
आप मान के चलिए कि छोटे शहरों में, पता नहीं बड़े शहरों में मुझे नहीं मालूम क्या होता है, छोटे शहरों में रामचरितमानस का पूरा पाठ होता है और वो अखंड बाकायदा रामायण, उसको आयोजित अखंड किया जाता है। रामचरितमानस, हाँ, और वो अखंड पाठ। 24 घंटे चलता है, जी 24 घंटे चलता है। और कई कई बार ऐसा हुआ कि मैंने पूरी रात, मैं बच्चा ही था, लेकिन पूरी रात मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता था उसके साथ, और बड़ा राइम के साथ उसको लोग गाते थे और लाउड स्पीकर लगा के करते थे। तो रामचरितमानस को मैं ये तो नहीं कह सकता मैंने जिया है, लेकिन रामचरितमानस को मैं समझता हूं और उसकी जो महात्म है आम जनता के बीच में, वो बहुत जबरदस्त है। तो जिस मुद्दे को लेके, जिस भगवान राम को लेके आपने एक इमोशनल तरीके से लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की है, अगर वहां लोगों को पता चले वहां चोरी हो रही थी, चोरी होने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जो परसेप्शन बन रहा है कि आप चोरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें दोषी तीनों लोग हैं। ये अकेला मामला है जिसमें ना तो केंद्र की मोदी सरकार अपने आप को बचा सकती, जो अपने आप को एक हिंदुत्ववादी बड़े नेता, हिंदू नेता के तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को साक्षात हिंदुत्व बताने की कोशिश कर रहे, और संघ परिवार तो है ही पूरा, मतलब आरएसएस भी। तीनों इसमें, तीनों लोगों की नजर में एक तरीके से दोष है, क्योंकि केंद्र सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि आपने ऐसे ट्रस्ट का गठन क्यों किया जिसमें ऐसे लोग थे, और अगर मान लीजिए अगर आपने ऐसा गठन भी किया तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, अभी तक ट्रस्ट भंग नहीं किया। दूसरा, जब ये मामला प्रकाश में आया तो उसके बाद आपने फौरन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, ये योगी सरकार पर आरोप लगता है। और अब एसआईटी के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ लिपापोती हो रही है, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है जो प्यादे हैं उनको, और संघ परिवार का तो पूरा का पूरा आवरण ही अपने आप पे खत्म हो गया है एक तरीके से। मेरा तो मानना ये ये दाग उनकी जिंदगी में कभी मिट नहीं सकता। तो तीनों, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, तीनों के ऊपर दाग गहरे लगे हैं। अब वो इससे कितना निकलने की कोशिश कर पाएंगे कहना थोड़ा सा मुश्किल। योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर बोल भी रहे, और बोलना भी पड़ेगा क्योंकि आपकी सरकार वहां पे, इसलिए आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन आप देखिए कि एक रहस्यमय चुप्पी नरेंद्र मोदी के लेवल पे है, रहस्यमय चुप्पी है, जो आदमी हर मुद्दे पर बोलते हैं। और वो अद्भुत तस्वीर लोगों ने देखी होगी कि जब वो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो अकेले कैमरे के अंदर दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ता, और धीरे 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 उसकी छवि को जूम इन करके जब अंदर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि एक नॉन बायोलॉजिकल शख्स, एक दिव्य आत्मा मंदिर के अंदर प्रवेश। मैं उस तस्वीर को भूल नहीं पाता हूं। और फिर उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया था उसको उन्होंने हिंदू रेनेसा से जोड़ा, यानी हिंदू पुनर्जागरण से एक तरह जोड़ने की कोशिश की, और कहा कि 1000 साल बाद भी ये एक ऐतिहासिक तथ्य, 1000 साल बाद भी। तो उतना बड़ा उपक्रम आपने किया, उसका इतना महिमा मंडन आपने किया, और उसको एक तरीके से हिंदू आस्था की सबसे बड़ी जीत पिछले कई सौ सालों की आपने बताई, और उसका प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाए। आप सोचिए, और प्रबंधन तो छोड़ दीजिए, उसके बाद जो चोर हैं उनको आप बचाने की कोशिश करिए, परसेप्शन बन रहा। तो इसलिए ये इससे बचना बहुत मुश्किल काम है। और मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि यहाँ से आरएसएस की जो सात्विक आभा बनाने की जो कोशिश की गई थी, उसका पतन अब शुरू हो गया है। अब ये 100 साल पुराना संगठन है, इसलिए ये कहना कि 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, मैं इसको तो नहीं मानता। लेकिन वो जो आभा थी वो खत्म हुई है। और किसी भी विचारधारा की सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब उसकी सात्विकता पर चोट पहुंचता है, जब उसकी स्पिरिचुअलिटी पे चोट पहुंचता है, जब उसकी मोरालिटी पे चोट पहुंचता है, उसकी आत्मा पर धीरे धीरे गिरती है। जो गांधी जी ने 1935 के बाद कहा था, आपको याद होगा कि जब 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद जब 1937 में चुनाव हुआ और सरकारें बनी, तो गांधी जी ने उसी वक्त ये कहा था कि भाई ये भ्रष्टाचार जिस तरीके का है ये ले डूबेगा। और अंत में गांधी जी ये कहने के लिए मजबूर हुए थे कि कांग्रेस पार्टी को डिसबैंड कर देना चाहिए, क्योंकि जो सपना लेकर आजादी का लेकर कांग्रेस खड़ी हुई थी, उन्होंने देखा कि वही लोग अब भ्रष्टाचार में डूब गए हैं, वही लोग अब कुर्सियों से चिपक गए हैं, और वही लोग उस तरीके की दंड-फंद कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा आकलन है, मैं उसी संदर्भ में देखता हूं कि जिस पतन के राह पे कांग्रेस अग्रसर हुई थी, कुछ उसी तरीके की का कर्व में आप देखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सर, आपने क्या ये एक्सट्रीम नहीं है कि आप कहें कि गांधी की हत्या के जैसे दाग या जो घटना हुई है, वैसा ही मसला राम मंदिर को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा? पहली बात तो आपने कही कि भाई अभी तो वो भी प्रूव नहीं हुआ था, गांधी की हत्या में संघ की भूमिका कभी भी प्रूव नहीं हुई। प्रूव क्या नहीं हुई, बल्कि कानून कोर्ट ने खारिज कर दिया। प्रूव नहीं होना तो एक आप स्पेस छोड़ते हैं, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया उस मसले को।
उसके बाद भी तो क्या ये इसको फिर दूसरे तरीके से भी मैं देख सकता हूँ कि ये प्रोपेगेंडा जो गांधी की हत्या के साथ संघ को जोड़कर चलाया गया, वही प्रोपेगेंडा अब जो संघ विरोधी लोग हैं उनको मिल गया है। देखिए, सबूत का ना मिलना, साक्ष्य का ना मिलना, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर या जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है उसमें तो आप निर्दोष साबित हो गए। ये मैं इसे कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन सरदार पटेल को आप अपना आराध्य पुरुष मानते हैं, उनकी चिट्ठियां मौजूद हैं और उन चिट्ठियों में साफ तौर पर लिखा था कि संघ परिवार के लोग जिस तरीके से इन्होंने नफरत के बीज बोए, जिस तरीके से नफरत का वातावरण पैदा किया, उसने गांधी जी का बलिदान लिया है। ये स्पष्ट, और उस चिट्ठी में ये भी लिखा हुआ है 11 सितंबर 1948 की चिट्ठी में कि संघ परिवार के कुछ लोगों ने मिठाइयां भी बांटी थी। ये इतना गहरा दाग है जिससे निकल नहीं पाया संघ, और दो दशक तक नहीं निकल पाया। अगर आप ध्यान से देखें तो 1948 के बाद से तक 66-67 में ये थोड़ा सा निकल पाया है, और वो भी इसलिए क्योंकि समाजवादियों की वजह से, जो 1963-64 में आपको याद होगा कि दीनदयाल उपाध्याय, आचार्य नरेंद्र देव और सोशलिस्ट जो है आचार्य नरेंद्र देव और लोहिया जो है मिलकर पहला गठबंधन जो एंटी कांग्रेसिज्म के नाम पे हुआ था, वहां से उनको रेस्पेक्टेबिलिटी मिलनी शुरू हुई है। और आज भी अगर आप एक बड़े तबके से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग गांधी की हत्या और नाथूराम गोडसे को आरएसएस से ही जोड़ते हैं। ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और गोपाल गोडसे ने तो 1993 में फ्रंटलाइन को अपने इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा था कि हम तो अंतिम समय तक आरएसएस के सदस्य थे और ये पता नहीं क्यों हमको डिसोन करते हैं। ये तो गोडसे का इंटरव्यू पढ़ा, जिन्होंने जो नाथूराम गोडसे के न केवल भाई थे बल्कि गांधी की हत्या के बाद जिनको उम्र कैद मिली थी, और उम्र कैद के बाद वो बाहर निकल के आए थे, तब उनका वो इंटरव्यू किया गया था। तो लेकिन चूंकि साबित नहीं हुआ, इसलिए जाहिर सी बात अलग तरीके। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है सर, ठीक है ये बात आपकी मान ली, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि उस समय 48 में 50 में उसको बैन करने के बाद, 48 में गांधी की हत्या के बाद, क्रश करने के बाद भी संघ तो खत्म नहीं हुआ, बल्कि आज वो 100 साल पूरे करने वाला है। कमोबेश इकलौता संगठन है इस तरह का जो मजबूत भी हुआ, 100 साल भी पूरे किए और बहुत बड़ा परिवार बन गया। तो ये सोचना, मतलब इस तरह को कैसे हम मानेंगे कि फिर राम मंदिर के दाग भी मान लें आपका, तो संघ जो है कहीं स्लिपरी मोड पर आ गया। देखिए, विचार नहीं मरते। अगर कोई ये कहे कि संघ के विचार मर जाएंगे या गांधी के विचार मर जाएंगे या नेहरू के विचार मर जाएंगे, संगठन भी मजबूत हुआ ना। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिसकी पूरी तरीके से पराजय हो गई और जर्मनी में जिसके बारे में कोई बात करना भी नहीं पसंद करता था, आज इतने सालों के बाद वहां फिर से एक संगठन खड़ा हो गया है मजबूती के साथ, जो दरअसल हिटलर की लाइन पे चलता था। जबकि पूरी दुनिया में उस पर चर्चा करना अपने आप में एक अपराध माना जाता है। तो मैं उससे इनकी तुलना नहीं कर रहा हूं ना, मेरी उसकी कोई, मैं ये कह रहा हूं कि संघ को उस झटके से उबरने में कितने साल लग गए। कम से कम 2 दशक के बाद से उनको रिस्पेक्टेबिलिटी मिली और 1989 के बाद से उनका एक उभार शुरू हुआ, एक दूसरे तरीके का उभार शुरू हुआ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी में लगातार पराभव हो रहा था। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न है दरअसल जो संघ की मूल विचारधारा का जो केंद्र है, उस पर चोट पहुंची है। गांधी की हत्या का जो प्रश्न था वो एक अलग तरीके का प्रश्न था। ये तो मूल पर चोट है, जिसे कहते हैं नाभि नाल पे जाके चोट है, और इसलिए उनके अपने बड़े तबके के अंदर इस बात को लेके चिंता है। और अगर आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके देखेंगे, उनके अकाउंट देखेंगे, तो गुस्सा स्पष्ट है। और वो गुस्सा इस बात के लेके कम है कि चोरी हुई, बल्कि इस बात को लेकर ये कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। संदेह ये बताया जा रहा है कि जो पैसा चढ़ावा था वो सिर्फ चंपत राय ने चंपत नहीं किया या उनके लोगों ने चंपत नहीं किया, बल्कि आरोप ये भी है कि ये ऊपर तक भी पैसा गया है। ये राम के नाम पे जो चोट हुई है ना, ये विचारधारा अभी तो चंपत राय पर भी नाम नहीं ले रहे वो कि चंपत राय को पैसा लिया। आप चंपत राय से भी ऊपर पहुंच गए। आप मुझे जांच एजेंसियों का हेड बना दीजिए, उसके बाद मैं देखता हूं मैं क्या करता हूं। तो जब सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आपकी है, तो किसकी इतनी हिम्मत है जो कहेगा कि चंपत राय ने चोरी की है? किसकी हिम्मत है गोपाल राव के ऊपर चोरी करेगा? देखिए, ये जो कहना बहुत आसान है कि एजेंसीज
अगर यही मान लीजिए चंपत राय जी अगर वो समाजवादी पार्टी से जुड़े होते या कांग्रेस से जुड़े होते तब क्या होता? अब तक तो उनका घर बुलडोज हो गया होता है नहीं होता? अब तक हो सकता है पैर में गोली भी मार दी गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चोरों को तो पैरों में गोली मार दी जाती है। अब तक तो उनके घर ईडी के छापे पड़ गए होते, उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, गुंडा एक्ट लगा दिया गया होता, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया होता, और उनको अगले कई सालों तक जमानत नहीं मिलती ये, और उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी जोड़ दिया गया होता। यहां तो आदर्श स्थिति है, चूंकि दबाव इतना पड़ गया है कि आपको जांच करानी पड़ रही। जांच कौन करा रहा है? एसआईटी करा रही। एसआईटी में रिपोर्ट किसको दे रही है? उन्हीं को रिपोर्ट दे रही जो दरअसल ट्रस्ट के मेंबर है, जो पदेन मेंबर है। तो जांच भी खुद की जा रही है और जांच का निष्कर्ष भी खुद ही निकाला जा रहा है। तो इसमें कहां संभव है कि आप चंपत राय तक पहुंच पाएंगे या गोपाल राव तक पहुंच पाएंगे, अनिल मिश्रा तक पहुंच पाएंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं चंपत राय से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं अनिल मिश्रा का जो नाम आया इसमें, क्योंकि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, जिस शख्स ने जजमान की भूमिका अपनी पत्नी के साथ निभाई थी, क्योंकि जजमान के बारे में कहा जाता है पति पत्नी का होना जरूरी, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे जजमान नहीं बने थे, वो उसके नायक थे, और मोहन भागवत जी उसके जो है वो क्या कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे वहां थे। लेकिन जो दरअसल जिसकी सेंट्रल भूमिका दी, उनका नाम था अनिल मिश्रा, जो जजमान बने थे। उस जजमान का नाम आ रहा है कि आपके संरक्षण में चोरी हुई, या जिन लोगों ने चोरी की वो आपके करीबी लोग थे। तो अगर ये मामला अगर मान लीजिए कांग्रेस के रिजीम के समय में होता, तब क्या होता? भाई, आज तक साबित नहीं हो पाया कि कॉमनवेल्थ गेम में सुरेश कलमाडी का क्या रोल है, आज तक साबित नहीं हो पाया। ए राजा के खिलाफ कोई सबूत आज तक नहीं मिल पाए। तो क्या ये मान लिया जाए कि 2G में कोई घोटाला नहीं हुआ, कॉमनवेल्थ में कोई घोटाला नहीं हुआ, या आदर्श में कोई घोटाला नहीं हुआ? सरकारें अपने तरीके से काम करती, बचा के निकाल ले जाती हैं। तो यहाँ किसकी हिम्मत है, किस डीजीपी की हिम्मत है, किसकी हैसियत है जो संघ से इतने कृपा पात्र लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करेगा और उसके बाद साबित कर देगा नहीं इनका रोल है? तो उस चक्कर में मत पड़िए। मेरा मानना है कि ये जांच कभी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेगी। चंपत राय को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन चंपत राय का इतिहास में जो नाम कलंकित हुआ है उसको संघ परिवार कभी बचा नहीं पाएगा। ये भी एक सच्चाई है। जिस अयोध्या के अंदर चंपत राय के लोग पूजा किया करते थे, आज उस अयोध्या में वो वहां के सबसे कलंकित व्यक्तियों में से एक हो गए। ये सच्चाई है, और यही संघ परिवार के लिए सबसे बड़ी सजा है कि जो संगठन व्यक्ति निर्माण के बारे में बात कर रहा था, वो राम मंदिर की सुरक्षा के लिए एक ऐसे व्यक्ति का जिसने चयन किया जो आज अयोध्या में सबसे कलंकित लोगों में से एक है। सर, आमतौर पर आप और जो और विद्वान लोग होते हैं आप जैसे, कोई आतंकवादी घटना होती है, कोई बड़ी घटना होती है, कोई हत्या हो गई, तो कहते हैं ये तो व्यक्ति है ना, व्यक्ति को समाज के साथ, जाति के साथ, धर्म के साथ क्यों जोड़ते हैं? तो मान लीजिए चंपत राय जी ने किया, मैं उसको नहीं अभी देखता, क्योंकि कानून के हिसाब से भी जो यू आर द इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो फिर उसको संघ परिवार के साथ जोड़ देना, उस कलंक को कैसे आप देखते हैं? कभी तो आप कहते हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता और चंपत राय जी का धर्म संघ होता है। मैं बिल्कुल चंपत राय जी को आतंकवादी नहीं कह रहा हूं। कानून भी इंडिविजुअल तरीके से देखता है। कानून में यदि सजा होगी तो कोई संघ परिवार को सजा थोड़ी हो जाएगी। कानून इंडिविजुअलिस्टिक है हमारे यहाँ। काश जो कलेक्टिव माइंड है वो इतना सिंपल होता, वो मान लेता कि चंपत राय जी का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, मान लेता वो। काश इतना जिंदगी इतनी आसान होती। चंपत राय जी का संघ से लेना देना नहीं, संघ इसके लिए कैसे जिम्मेदार हो गया अगर चंपत राय दोषी हैं तो? मैं दूसरी बात कर, तो बोफोर्स के आरोप से कांग्रेस भ्रष्ट कैसे हो गई? सीडब्ल्यूजी के आरोप से कांग्रेस कैसे भ्रष्ट हो गई? ए राजा से मनमोहन सिंह की सरकार कैसे भ्रष्ट हो गई? वो तो इंडिविजुअल एक्ट है। उस तर्क में जाएंगे तो कभी कोई अंत नहीं। देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये आतंकवाद से ज्यादा बड़ी घटना है, और इसका असर किसी भी आतंकवादी घटना से ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि आतंकवाद जो है वो मनुष्य के शरीर पर हमला करता है, उसमें लोगों की जानें जाती हैं। लेकिन ये जो है, ये मनुष्य के शरीर पर नहीं बल्कि विचारधारा के केंद्र पर हमला है। इसलिए इसका जो विस्फोट है वो किसी आतंकवादी घटना से ज्यादा बड़ा विस्फोट होगा। और इसमें जब क्योंकि आतंकवादी घटना शरीर पर हमला करती है, ये आत्मा पर हमला है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, और जब मैं कोई बात कहता हूं तो मैं बहुत सोच समझ के उसके बारे में बोलता हूं।
जैसे गांधी जी की हत्या में कभी भी आरएसएस कानूनी तौर पर कभी भी साबित नहीं हो पाया, लेकिन उसका जो दंश उसने झेला वो सदियों तक झेला, और जब तक संघ परिवार रहेगा तब तक वो इस आरोप से नहीं बच सकता है। यह आरोप उस पर लगेगा, लोग लगाएंगे, और संघ के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा सिवाय ये कहने के कि हमारे खिलाफ कोई सबूत साबित नहीं है। जैसे सावरकर के बारे में है, सावरकर का भी कहीं कोई लेकिन आप आरोप आज भी लगता है। आप देखिए, तो मैं वो कह रहा हूं कि वो ये हमला दरअसल जो हिंदू मानस की जो आत्मा है, जो कोर है, उस पर है। वहां पे आतंकवादी हमला हुआ एक तरीके का, इसको समझने की जरूरत, इसलिए इसका दंश लंबे समय तक रहेगा और ये हमेशा उनका पीछा करेगा, इससे कभी बच नहीं पाएंगे। हाँ, कल आप कहें हम तो चुनाव जीतते रहे, तो कांग्रेस भी चुनाव जीतती रही। आपातकाल लगाने के बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है। भाई आपातकाल लगाया जो आज तक कांग्रेस पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। 3 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी भयंकर बहुमत के साथ केंद्र के सरकार में आ गई। 1984 में वो भयंकर बहुमत के साथ आ गई, लेकिन जो चोट लगी थी वो चोट धीरे 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 वो नासूर बन गया, और उस नासूर का यह असर था कि आज कांग्रेस पार्टी एकदम किनारे पर आके पड़ी हुई है। तो ये जो चोट है, ये जो बीमार जो लगा, आघात लगा है, इसका असर आज दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल के बाद जब जब संघ परिवार का जिक्र होगा तो इसका नाम आएगा, और ये कहेंगे कि भाई आपने बचाने की कोशिश की और आपके लोगों ने ये काम किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि आज संघ के लिए सबसे बेहतर काम होगा कि इस पूरी की पूरी राम मंदिर के आंदोलन, राम मंदिर को राष्ट्र के नाम डेडिकेट कर देना चाहिए, और एक स्वतंत्र ट्रस्ट बना के पूरी तरीके से अपने आप को उससे दूर कर लेना चाहिए, अगर वो वाकई में प्रायश्चित करना चाहते हैं। लेकिन विजय जी, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, संघ में प्रायश्चित नाम का कोई शब्द नहीं है। जो ब्रेजननेस में आज की तारीख में टेलीविजन चैनल पर देख रहा हूं, जो बदतमीजियां मैं देख रहा हूं, वो मतलब जिसे कहते हैं वो बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन है। एक विनम्रता होनी चाहिए कि इतना बड़ा मामला हो गया और लोग अभी भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। विनम्रता से मानना चाहिए हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन गलती इंसान से होती है और हम इसका निराकरण करेंगे, और ऐसा निराकरण करेंगे फिर कभी हमारे पर कोई आरोप नहीं लगेगा। आप चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोगों को देख लीजिए, चाहे बीजेपी के लोगों को देख लीजिए, चाहे संघ से जुड़े हुए लोगों को बोलती है, और आप उन राजनीतिक विश्लेषकों को देख लीजिए जो दरअसल हैं संघ के लोग लेकिन भेष बदल के आते हैं, उनको देख लीजिए। कहीं कोई प्रायश्चित नहीं, कहीं कोई पश्चाताप नहीं, कहीं कोई विनम्रता नहीं है, सिर्फ एरोगेंस 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 और अहंकार। सर, संघ से जुड़े लोग, संघ सीधे नहीं लेकिन संघ से जुड़े लोग या जिनको आप राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, आपके मित्र हैं सब लोग, वो ये कहते हैं कि भाई इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो लोग अभी तक राम को माइथोलॉजिकल कैरेक्टर मानते थे, राम के अस्तित्व को ही नकारते थे या राम मंदिर नहीं जाते थे, वो सब लोगों को अब राम की चिंता हो रही है, राम हिंदू मानस के आत्मा की चिंता हो रही है, जो शब्द उनके से मैच नहीं करते। आत्मा हो, राम हो, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के तौर पे रामचरितमानस हो, आपने भी कहा कि रामचरितमानस पढ़ते थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लोग नास्तिक थे कल तक, वो आज राममय हो गए, यही एक बड़ा काम हो गया इसमें। जो ये कहते हैं, मैं उनकी सोच पर, उनकी समझ पे हंस सकता हूं, उन पे दया करता हूं मैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इनको हिंदू धर्म की, हिंदू परंपरा की, हिंदू मूल्यों की समझ नहीं है। हिंदू धर्म, हिंदू मूल्य, हिंदू परंपरा कहते हैं जो नास्तिक है वो भी हिंदू है। हमारे यहाँ तो चारवाक ऋषि का दर्जा दिया गया है, जिन्होंने कहा था रणम कृत्वा घिवम पिबेत। आप हिंदू हो सकते हैं लेकिन नास्तिक तो राम को नहीं मानते ना। हिंदू होने के बात नहीं है, लेकिन जो राम को नहीं मान रहे वो राम की चिंता कर रहे हैं। हाँ, तो फिर शंकराचार्य, हमारे हिंदू धर्म को एक मार्ग तो है नहीं, ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है, शंकराचार्य भी है, रामानुजाचार्य भी है, तुलसी है तो कबीर भी है, चारवाक हैं तो फिर वेद और उपनिषद भी हैं। इसीलिए मैंने कहा इन पर दया की जानी चाहिए। ये दरअसल जानते ही नहीं कि हिंदू धर्म है क्या, इनको हिंदू धर्म का पता ही नहीं है। लेकिन ये मेरी इस बातचीत के अलावा जो ज्यादा गंभीर प्रश्न है वो मैं आपको आज मैं उस पर थोड़ा सा चाहता हूं कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए। जी, हिंदू धर्म में एक विकृति है, धर्म नहीं कहूंगा, हिंदू परंपरा में या हिंदू समाज बल्कि बेहतर शब्द है, परंपरा समाज बेहतर शब्द है उसके लिए। हिंदू समाज में एक विकृति है। वो विकृति क्या है?
वो विकृति ये है कि लोगों को एक्सक्लूड करना, लोगों को वंचित करना। हजारों सालों तक ये कह के दलितों और पिछड़ों को वंचित किया गया कि तुम वेद पढ़ने के योग्य नहीं हो, तुम उपनिषद पढ़ने के योग्य नहीं हो। अगर तुमने वेद और उपनिषद पढ़ा तो तुम्हारे कानों में पारा डाल दिया जाएगा। ये विकृति है। और उसके आधार पे एक अछूत या दलितों पिछड़ों को इंसान नहीं मानने की एक विकृति पैदा हुई। आज जो लोग ये कहते हैं कि आप तो राम भक्त नहीं है, दरअसल ये उसी विकृति का, उसी वर्चस्ववादी का एक स्वरूप हमारे सामने दिखाई पड़ता है। ये तय करेंगे कि मैं राम भक्त हूं या रामद्रोही हूं। ये कौन है? पोप हैं या खलीफा हैं? कौन है ये बताएंगे कि मैं तो। लेकिन इन सब लोग उसी मानसिकता से ग्रसित हैं जो हिंदू धर्म, हिंदू समाज की उस विकृति को ओढ़कर अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू धार्मिक बनाने की कोशिश करते हैं। ये दिक्कत है। और इसलिए मैंने कहा कि ऐसे लोग जो दरअसल कहते हैं कि हिंदू जो है वह आप नहीं हो, आप उस वक्त कहां थे। हम तो साफ तौर पर कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये हिंदू परंपरा है या नहीं परंपरा है? कण कण में व्यापक है राम, ये परंपरा है या नहीं परंपरा है? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, बातें तो चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर ने कहा था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, बातें तो चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर अगर आज होते तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई होती, उनके ईडी के छापे पड़ गए होते, उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया होता और कहा गया होता कि आपने हिंदू धर्म का जो मानस है उसको आहत किया आपने। लेकिन कबीर पूजे जाते हैं, कबीर पंथ, एक पूरा पंथ है उनके नाम पे। तो इसलिए मैंने कहा कि इनके ऊपर मैं दया कर सकता हूं। ये नहीं बता, संघ के लोग कम से कम नहीं बता सकते कि हिंदू धर्म क्या है। सबसे ज्यादा अल्पज्ञ अगर कोई व्यक्ति है तो वो संघ का आदमी है, जिसको हिंदू धर्म का खौफ भी नहीं पता। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, क्योंकि हिंदू धर्म में जो जिस नफरत के वाहक ये लोग हैं वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। ये जो नफरत चलते हैं वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं। जो धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो, सत्य में जयते की बात करता हो, अहिंसा परमो धर्म की बात करता हो, वो लोग ऐसे किसी विचार को नहीं लंबे समय तक स्वीकार करेंगे जो वसुधैव कुटुंबकम कहते तो हैं लेकिन लेकिन इंसानों के बीच में नफरत के बीज बोते हैं। सर, दिल्ली में आपकी एक पोस्ट की बड़ी चर्चा हो रही है आजकल। आपने अभी जर्मनी का चर्चा की और 1930 को लेकर आपने पोस्ट में कुछ लिखा कि 1930 100 साल बाद क्यों आपको अचानक याद आया? मैंने तो जो लिखा सो लिखा, मैं तो कुछ छुपाता तो नहीं कोई बात। देखिए, हमारे इस देश के अंदर चुनाव हुए, बहुत जगह हुए चुनाव, लेकिन इस तरीके से आप अंडे मार रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पूरे दफ्तर को घेर लिया जा रहा, और भी चुनाव कितने दिनों के बाद। उनके जो टीएमसी के लोग हैं उनके कमर में रस्सी बांधी जा रही है और उनको घुमाया जा रहा है। मतलब ये आप सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ये सोच बिल्कुल हिटलरियन सोच है। ताज्जुब इस पे नहीं है कि कुछ हुड़दंगी लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं, मैं उसको, लेकिन क्या इस हुड़दंग को रोकने के लिए कोई कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से हुई? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई इसके बारे में कोई बात कही? क्या संघ के लोगों ने कोई बात कही? क्या नरेंद्र मोदी जी ने कोई बात कही? क्या योगी आदित्यनाथ ने कोई बात कही इसको रोकने के लिए? ये तमाशा चल रहा है, सरेआम चल रहा है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को के दफ्तर को घेर कर आप उसके ऊपर अंडे मार रहे हैं, उसके पत्थर फेंके जा रहे हैं, और वो पुलिस की डिमांड कर रही है और पुलिस वाले वहां मौजूद है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अगर ये शर्मनाक नहीं है, अगर ये 1930 के जर्मनी की याद नहीं दिलाता तो फिर क्या याद दिलाएगा? खुदा ना खास्ता कल भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हार जाए केंद्र के अंदर और अगर उनके लोगों को ऐसे ही घरों में घुस के इस तरीके से किया है तो क्या होगा? क्या लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? क्या लोकतंत्र की यही मर्यादा है? क्या केरल के अंदर भी तो कांग्रेस पार्टी जीत गई है और लेफ्टिस्ट हार गए, क्या यहां भी सबको इसी तरीके से घुमाया जाए क्या? ये जो सोच है, ये सोच दरअसल उन्हीं लोगों की सोच हो सकती है जिनके बीज में नफरत है,
जो सिर्फ नफरत की पेड़ ही खड़ा कर सकते हो, पैदा कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। ये नफरत के अलावा कुछ है ही नहीं, और ये गांधी के देश में हो रहा है। हैरानी की बात ये है। सर आखिरी सवाल वहीं पर आ गए हम, भले ही आप कहें कि चुनाव जीतती रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको लग रहा है, खासतौर से अभी जो सबसे करीब में उत्तर प्रदेश का ही चुनाव है, वो उसके बिल्कुल करीब है अयोध्या के, और 7 राज्यों में अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश को भी ध्यान, क्या आपको लग रहा है कि राजनीतिक संकट का सामना भारतीय जनता पार्टी को कर सकती है इस घटनाक्रम के बाद? देखिए, अगर बंगाल की तरीके से, बिहार की तरीके से अगर इलेक्टोरल मैनेजमेंट नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जीत सकती। मैं फिर कह रहा हूं, अगर बंगाल और बिहार की तरीके से, ये तो फिर वही बात हो गई, मैंडेट पर आप भरोसा नहीं करते। मैंडेट की बात ही नहीं है। मैंडेट, आज की तारीख में मैंडेट पर शक है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं। मैंडेट पर केरल में शक नहीं किया आपने? पूरा का पूरा ये तर्क नहीं है। देखिए, मैं फिर ये अलग दिशा में, ये कोई तर्क ही नहीं है। जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसका इससे कोई लेना देना नहीं। जो चोर भी होते हैं ना, वो अपने ट्रैक्स को कवर करते हुए चलते हैं। मैं जो बात मैं कह रहा हूं उसका इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि मतलब नुकसान हो सकता है पार्टी को, बीजेपी को? निश्चित तौर पे नुकसान होगा, निश्चित तौर पे नुकसान होगा। इससे बीजेपी बच ही नहीं। अगर इससे नुकसान नहीं होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अगले 100 साल तक कोई नहीं हरा सकता। लेकिन मैं भी, पूरा विपक्ष आज की तारीख में चुनावी प्रक्रिया पे सवाल खड़े करा। क्या आज से पहले कभी ऐसा हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में थी। 2009 के चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ईवीएम में गड़बड़ी है। लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, पूरी किताब लिखी गई थी उसकी। लेकिन तब भी हमारी जो चुनावी प्रक्रिया थी उसके ऊपर संदेह नहीं था। 1977 में हारने के बाद इंदिरा गांधी ने भी आरोप नहीं लगाया था, और 1980 में इंदिरा गांधी की जीत के बाद उस वक्त के विपक्ष ने भी आरोप नहीं लगाया। उस वक्त बूथ लूटे जाते थे, सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया पर यह आरोप लग जाए कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से संघ बीजेपी के साथ मिल गया है, या चुनाव में मैनिपुलेशन हो रहा है, वोट चोरी की बात की जा रही है, ये एक नया फिनोमिनन है। इसलिए मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि चोरी हो रही है चोरी नहीं हो रही है, इसीलिए मैंने कहा इलेक्टोरल मैनेजमेंट, भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल मैनेजमेंट में माहिर है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि आपकी सरकार जो है वो पॉपुलर भी है। तो ये जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट है, अगर ये चलता रहा तो फिर बात तो अलग है, फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां बहुत विपरीत या प्रतिकूल हो रही हैं, और इसका नुकसान उनको होगा। अब चुनाव जीतेंगे चुनाव हारेंगे, ये तो भैया हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता कम से कम। चलिए, बात वहीं तक घूमकर आ गई है, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा रही। आपने बहुत सारे विषयों को बड़े गहराई से छुआ। अब एक बात मुझे बताइए कि पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त को एचडीएफसी का चेयरमैन बना दिया गया। क्या हिंदुस्तान के सबसे काबिल आदमी वही है क्या कि मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनेंगे? फिर वही बात होगी, फिर आप उनको मौका देते हैं, जब आप उनको मंत्री बना देते हैं, चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को एमपी बना देते हैं राज्यसभा का, तो इसमें क्या बहस करना? एक बात बताऊं, मैंने एमएस गिल के जमाने में कवर किया है। एमएस गिल के ऊपर एक भी ऐसा आरोप नहीं था जिसके आधार पर कोई कहे कि उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी करके कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। आज एमएस गिल जिंदा नहीं है, और एमएस गिल आपका परिवार मेरी बात शायद सुन भी ना रहा। मैंने उस वक्त चुनाव आयोग को कवर किया है। वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इलेक्शन कमिश्नर्स में से वो थे, और ईमानदारी उसको आप गिफ्ट तो मानेंगे ना। देखिए, कश्मीर का चुनाव माना। देखिए सर, तर्क तो दोनों तरह से चलता ना। नहीं, मैं भी गिल साहब को जानता हूं, लेकिन क्यों नहीं माना जाए कि वो गिफ्ट किया कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आरोप? आप मुझे एक आरोप बताइए ना, एक बीजेपी के नेता ने आरोप लगाया एमएस गिल के ऊपर, बाकी तो छोड़ दीजिए आप। चलिए, कांग्रेस को उन्होंने सब, ये परंपरा ठीक नहीं, मैं जानता हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये परंपरा ये परंपरा ठीक नहीं है बिल्कुल, कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए था, और बड़े संवैधानिक पद पर होने के बाद दोबारा आप किसी पद पर नहीं रहेंगे, ये नियम बनना चाहिए। ये परंपरा ठीक नहीं है। लेकिन इसके बहाने, लेकिन मतलब वो दोनों तरफ होती है ना बात, केवल राजीव कुमार पर ही नहीं। गलत बात। आप एमएस गिल की राजीव कुमार से तुलना करके दरअसल आप एमएस गिल का अपमान कर रहे हैं। जैसे ये सर्टिफिकेशन का काम तो नहीं कर सकते ना हम लोग। मैं सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए जब
उस वक्त के विपक्ष ने एमएस गिल के ऊपर आरोप लगाया हो या धरना प्रदर्शन किया हो या ये कहा हो कि उन्होंने कांग्रेस के हिस्से में चुनाव को मैनिपुलेट किया। एक उदाहरण चाहता हूं मैं। नहीं वो ठीक है, राजीव कुमार पर भी तो एक भी आरोप प्रूव नहीं हुआ, आरोप तो बहुत लगा सकते हैं। पूरा विपक्ष उनके खिलाफ खड़ा था सर, आप कैसे ये बात ना भूल सकते हैं, पूरा विपक्ष। नहीं आरोप सर, आप तो विद्वान लोग हैं, जुडिशियल सिस्टम है ना, कोई आरोप साबित हुआ राजीव कुमार पर? आप मुझे मजिस्ट्रेट बना दिए, मुझे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दिए, मैं साबित कर दूंगा कौन चोर है कौन चोर नहीं है। अब ये है कि हर चीज के लिए आशुतोष को ही सब कुछ सौंपा जाए। नहीं, देखिए विजय जी, हम आप तो पत्रकार है ना, हम आप जानते हैं कि ये जो बीजेपी कहती है ना एमएस गिल को भी मंत्री बना दिया और उसके बहाने आप एमएस गिल के ऊपर आप करप्शन के आरोप लगाते हैं, ये सच नहीं है, आप जानते हैं इसको। नहीं वो एमएस गिल के बहाने राजीव कुमार की नियुक्ति को लॉजिकल करते हैं। नहीं बिल्कुल लॉजिकल नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं आप नहीं करते, वो लोग उसको उस तरह से लेजिटिमेट करते हैं कि क्योंकि उनके पास दूसरा कोई तर्क नहीं है। जब आप ये कहेंगे, जब आप राम मंदिर में चोरी की अगर आप बोफोर्स से तुलना करने लगेंगे, इसका मतलब ये कि आप तर्कहीन हैं। आप दरअसल उस मुकदमे की अच्छी वकालत नहीं कर रहे हैं और आप पाक साफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी तो बोफोर्स को डिफेंड करने की कोशिश की, अंत में क्या हुआ सबको मालूम है। तो राम मंदिर को भी डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो वही होगा जो कांग्रेस पार्टी का। मैं तो आज कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। लेकिन कांग्रेस बोफोर्स के बाद भी कांग्रेस पार्टी सरकारों में रही, 16 साल सरकार में रही, तो इसका मतलब ये थोड़ी बात भारतीय जनता पार्टी कल बेदखल हो जाएगी। एक ईंट धीरे धीरे तरक्की है। सर इसमें तो ये भी हो गया ना, फिर अंत में क्या हुआ बोफोर्स में? राजीव गांधी को क्लीन चिट मिल गई, कुछ नहीं मिला, तो फिर चंपत राय जी को भी मिल सकती है। आज हम कैसे बना दें? इसलिए क्योंकि जांच करने वाले भी वही थे जो भ्रष्टाचार कर रहे थे। भाई जो राम मंदिर के मामले में जो 20 दिन का जो मोहलत दी गई, सारे सबूत मिटा दिए गए, अब आप साबित नहीं कर सकते। तो बोफोर्स का मामला जब आया था तब कांग्रेस पार्टी तो सरकार में थी, कहां से सबूत मिलेगा? ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। हम आपका दिल्ली में स्वागत करेंगे, इंतजार करेंगे कि आप दिल्ली लौटे तो फिर और बड़ी चर्चा इस पर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और राष्ट्रपति जी की तरह से